94.3 माय एफएम पे आप हैं अंकिता के साथ। आज एक मुलाकात वाले शो में हमारी मुलाकात हुई है एक एस्टीम्ड गेस्ट से, जो है रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। सर, हाउ इज एवरीथिंग? कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, हम बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। आपने शुरुआत कैसे की, कौन से स्कूल से पढ़ाई की, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आर्मी कब और कैसे ज्वाइन की? देखिए, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। गिन्नौरी प्राइमरी स्कूल, ब्रिजिस मिडिल स्कूल, हमीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल, ये तीनों गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। यहाँ से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। उसके बाद जो MSc पहले, अब मैनिट है, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ से 1976 में मैंने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने इमीडिएटली बाद में परमाली वैलेस ज्वाइन कर लिया था। फिर आर्मी की वैकेंसी निकली, उसके लिए मैंने अप्लाई किया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। जब मैं आर्मी में गया तो वहाँ पर कमीशन ट्रेनिंग होती है। उस कमीशन ट्रेनिंग में मैंने टेक्निकल कोर्स में टॉप किया और मुझे टेक्निकल सिल्वर मेडल मिला। उसके बाद जब मैं अपने टेक्निकल कोर्सेज पे गया तो उस समय आर्मी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे यहाँ बहुत कम होती थी। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 महीने की ट्रेनिंग देके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनाया गया। फिर मैंने रडार में अपना स्पेशलाइजेशन किया। फिर सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए मैं USA गया। सनीवेल एक जगह है, 80 माइल है सैन फ्रांसिस्को से। वहाँ से नॉन कॉम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया। और उसके बाद मुझे कलाम साहब के साथ मिसाइल प्रोग्राम में काम करने का मौका मिला, जिसके अंदर मैंने पृथ्वी मिसाइल पहले जो है 250 किलोमीटर रेंज की, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस का हेड रहा। फिर अग्नि मिसाइल के अंदर रहा। उसके बाद में और बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट किए, जो अपना नदन कमांड है उधमपुर में, जिसमें कंप्लीट जम्मू कश्मीर, सियाचिन, कुछ पंजाब, कुछ हिमाचल आता है। उसके अंदर मैं मेजर जनरल EME इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स था। तो ऐसे करके बहुत सारी यादें फ़ौज के साथ जुड़ी हुई हैं। और वहाँ से मैं 2014 में रिटायर हुआ। सर, आपने जिक्र किया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का, उनसे मुलाकात हुई आपकी, तो ऐसी कोई चीज़ जो आप हमें बता सकते हो कि क्या एक्सपीरियंस था आपका और आपने उनसे क्या सीखा? 3 साल मैंने उनके साथ काम किया। उनके जैसा डेडिकेटेड आदमी कोई नहीं था, उनके जैसा इंटेलिजेंट आदमी कोई नहीं था, और उनके जैसा साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं था। मतलब उन्होंने हमारे देश की पूरी कहना चाहिए डेमोग्राफी चेंज कर दी। मिसाइल प्रोग्राम उस समय वो लेकर आए जब इसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। 5 मिसाइल कंसेप्ट लेकर आए वो। उसके अंदर पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। और इसका प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। रमन साहब उस समय हमारे, सीतारमन साहब जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर होते थे, इंदिरा गांधी जी को उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, अप्रूव हो गया। और उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। मतलब आप सोचिए कि उस ज़माने में क्या होता था कि एक साइंटिस्ट तो बहुत होते थे हमारे यहाँ, DRDO आ चुका था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा था। और उसमें क्या होता था कि उनके वही रेस्ट्रिक्शन थे। उन्हें आज कोई इक्विपमेंट खरीदना है, 3 कोटेशन देंगे, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब तक और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जाएगी तो काम होता ही नहीं था। उन्होंने वो सारे के सारे बंधन तोड़ दिए। उन्होंने कहा एक साइंटिस्ट अगर कुछ भी चीज़ खरीदना चाहता है तो उसे कोई 3 कोटेशन की ज़रूरत नहीं है। हम सबको मालूम है कितने की बाज़ार में मिलती है, कैसे आती है, वो बस अपना रिक्वायरमेंट दे और ख़रीद ले। और उसके बाद में क्या हुआ कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ तक की ज़रूरत पड़ती थी तो प्रोग्राम डायरेक्टर को उन्होंने पावर दे दी कि आप खरीद सकते हैं। और उसके बाद अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो कलाम साहब के पास जाता था, वहाँ से इमीडिएटली वापस आ जाता था। ट्रेवल करने की, एयर ट्रेवल करने की, कहीं जाने की, किसी चीज़ की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। 24/7 काम करो। और कलाम साहब खुद उस समय चीफ ऑफ SA2 RM थे, रक्षा मंत्री। हर फ्राइडे से लेके, जब ये मिसाइल प्रोग्राम चल रहा था, फ्राइडे रात से लेकर मंडे मॉर्निंग तक वो वहीं रहते थे। और ऐसा जोश लोगों के अंदर भर करके रखा हुआ था कि लोग लगे रहते थे। और जब कोई मिसाइल प्रोग्राम पास होता था जो बहुत डिफ़िकल्ट होता था, तो उसके बाद उनको सारे प्रमोशंस भी मिल जाते थे, उनको सारी सहूलियतें भी मिल जाती थी। वो बड़े इलाइट लोग बन जाते थे। और वही कारण है कि आज मिसाइल प्रोग्राम में हम दुनिया में बहुत आगे। बिल्कुल। और बहुत सारे काम उन्होंने किए। उनसे बात करने में कोई हिचक नहीं, कोई कुछ नहीं। अपने वहाँ बैठे रहेंगे, ढेरों डिस्कस करते रहेंगे। बट उनके डिस्कस करने का जो एक लेवल था वो बहुत हाई था, जहाँ तक टेक्निकल चीज़ों का सवाल है। और अदरवाइज़ वो हर एक के दिल में रहते थे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। आपके थ्रू आज हमें उनसे मिलने का और उनके बारे में और जानने का मौका मिल गया।
सर आपने बताया आपने यूएसए जाके भी पढ़ाई की है, तो स्कोप डिफेंस एकेडमी क्या है, उसमें बच्चे क्या सीखेंगे आके एंड क्या क्या कोर्सेज होंगे उसमें? देखिए, जो आर्म फोर्सेस हैं या डिफेंस हैं, इससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं होती। बिल्कुल। लोगों में डर रहता है, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, मालूम नहीं है। लेकिन एक बार वहाँ जाने के बाद जो उसको ज्वाइन कर लेता है, उसकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी रहती है, उनका एनवायरनमेंट ऐसा रहता है, डर निकल जाता है, देशभक्ति खून के अंदर मिल जाती है और एक अच्छी लाइफ आप लीड करने लेते हैं। लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लोग कई हमारे यहाँ से, जैसे कुछ एरिया हैं, पंजाब से लोग जाएंगे, हिमाचल से जाएंगे, हरियाणा से जाएंगे, यूपी से जाएंगे, तमिलनाडु से जाएंगे, एमपी जैसी जगहों से कम लोग वहाँ पर जाते थे। तो मैंने पहले सोचा कि क्यों नहीं हम ऐसा काम करें कि लोगों को इसकी ट्रेनिंग दें और इसके अंदर लोगों को भेजें। तो हमने निशाम द जनरल्स एकेडमी करके अपनी एक कोचिंग क्लासेस चलाई और बहुत सारे लोगों को, अफसरों को भी वहाँ पर भेजा। कोविड में हमारा ये रुक गया था, लेकिन फिर एक विचार आया कि जब इसकी ट्रेनिंग दी जाती है तो इतने सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो है स्कोप डिफेंस एकेडमी और RNTU के जो चेयरमैन हैं संतोष चौबे जी, हम साथ में पढ़े हुए हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके सारे रिसोर्सेज हमें मिल जाएं जो इतने बड़े हैं, इतने ह्यूज हैं, और ये हमारा सारा एक्सपीरियंस इसमें मिल जाए, तो हम देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, डिफेंस इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। बिल्कुल। अब आज देखिए, आज जो ये अपना स्कोप डिफेंस एकेडमी बनाई गई है, इसके अंदर आप देखिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल बढ़िया वाली क्लासरूम्स हैं, ग्राउंड की कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। जो सिविल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और सब, उसके लिए बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज अवेलेबल हमारे पास है। और उसके बाद जब इनको आर्म फोर्सेस से कनेक्टेड ट्रेनिंग दी जाती है, इनको दौड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, इनको एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग दी जाती है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर इनको साइकोलॉजी से लेके, इंटरव्यू से लेके जो बाकी GTO की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके पास बेस्ट लोग हमारे पास हैं। तो जब ये दोनों बेस्ट मिल जाएंगे तो आप देखेंगे कि तीसरा एक बेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल। सो आज जो हम जिसकी आधारशिला रखी है, जिसको हम स्कोप डिफेंस एकेडमी कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा, जैसे जैसे हमारे कोर्सेज चलते जाएंगे, जैसे जैसे हमें सक्सेस मिलती जाएगी, ये देश की नंबर 1 इंस्टीट्यूट कहलाने लगी। बिल्कुल सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया डिफेंस इंस्टीट्यूट के बारे में, बहुत सारे डिफेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल में ही आपकी नई पहल है स्कोप डिफेंस एकेडमी, तो इसकी USP क्या है, क्या अलग बात है स्कोप डिफेंस एकेडमी? मैंने एक तो आपको यही बताया कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ट्रेनिंग के लिए सब बेस्ट अवेलेबल है, हर एक तरह का, क्योंकि आर्मी वाले जो हैं वो दूसरी साइड के अंदर नहीं हमें मिल पाते। एक तो ये है। दूसरे क्या होता है कि ज़्यादातर जो कोचिंग क्लासेस चल रही हैं वो उनको उस बारे में आगाह करा देती हैं कि किस तरह के टेस्ट होना है। जैसे एक अफसर बनना है, अफसर बनने के लिए जब वो जाता है तो वो क्या करते हैं कि SSB 5 दिन के अंदर वहाँ क्या क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। उनको यही पता चल जाता है कि ये जो अभी अपेयर होने वाले हैं इनके अंदर क्या वीकनेसेस हैं, क्या इनके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, बट उन वीकनेसेस पे काम कम होता है। बिल्कुल। हम यहाँ पर उसकी पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्सनालिटी में चेंज नहीं हो सकती, है ना, जैसे ऑनेस्टी है, जैसे इंटीग्रिटी है, जैसे ऐसे वो हैं, वो तो मतलब धीरे धीरे करके आपके स्कूल से चल के आते हैं, उसमें भी आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कैसे चेंज करना है, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। कम्युनिकेशन स्किल चेंज हो सकती है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी चेंज हो सकती है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स चेंज हो सकते हैं। तो हम उनको ना सिर्फ इसके बारे में बताएंगे, उनकी पर्सनैलिटी में भी वो सब चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे। तो आज अगर किसी के 10% चांसेस हैं सिलेक्शन के, तो हमारे पास आने के बाद उसके कम से कम 60-70% हो जाएंगे, और हमारा जो और उनके अंदर मतलब वो सेलेक्ट हो सकते हैं। उन सब चीज़ों पे हमारे जो डेडिकेटेड एक्स सर्विस में एक्स वेटरन्स हैं, ऑफिसर्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, वो ध्यान रखेंगे कि हम कैसे उनको अच्छा कर सकते हैं। तो ये अपने तरह की एक बहुत अलग इंस्टीट्यूट होगी। बिल्कुल सर, इंस्टीट्यूट के बारे में अगर हम और जानना चाहें, जैसे आपने अभी आर्मी पर्सोनल्स के बारे में भी बात की, कौन कौन से लोग जुड़ेंगे इस कोर्सेज में? बच्चों के अलावा बच्चों को ट्रेनिंग कौन देगा, क्या हम ये बता सकते हैं थोड़ा? मैंने बताया ना आपको, हमारे पास में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी सब वेटरन्स हैं। और दूसरा क्या होता है, जैसे SSB है, SSB के अंदर एक GTO होता है। SSB में 5 दिन के टेस्ट होते हैं, 2 दिन एक GTO है, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो अपने बहुत सारे टेस्ट कराते हैं। सेकेंड डे उसके बाद उससे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर उसकी पूरी साइकोलॉजी पता करते हैं, पूरे दिन वो टेस्ट चलते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं जो पूरे 2-2 3 घंटे इंटरव्यू लेते हैं।
वो सारे लोग जो ये काम कई सालों तक करते रहे, वो सब हमारे पास एज इंस्ट्रक्टर हैं। तो उनको मालूम है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं, वो बच्चे में है कि नहीं है, क्या क्या हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमें मदद करेगी, नंबर एक। नंबर दो, जब हम उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो हमें जो एनवायरनमेंट के अंदर लोग मिलते हैं हम उनको लेकर के पढ़ाते हैं। यहाँ स्कोप के अंदर PhD मतलब और अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट्स और इतने अच्छे एक्सप्लेन करने वाले, पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग की और स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो सब हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम उन बच्चों को ये चीज़ें बहुत और भी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, जिससे उनके रिटन एग्ज़ाम के अंदर उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत आगे बढ़ सकती है। तो आप देखेंगे कि ये सब चीज़ों को जब हम करेंगे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा, जैसे जैसे लोग यहाँ आकर के अपने कोर्सेज करेंगे, तो बाई माउथ पब्लिसिटी लोगों को मालूम पड़ेगा कि हम क्या काम करने जा रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ, और उसकी वर्ड ऑफ माउथ और हमारा डेडिकेशन, मेरी टीम में वो हमने ऑलरेडी अपने पम्फलेट्स वगैरह में दे रखी है, उसको देख करके लोग समझ सकते हैं कि हम क्या काम करने वाले हैं। ठीक है सर, अब इस कोर्स के बारे में हमने बात की, टेक्निकलिटीज़ के बारे में क्या क्या होगा, कौन कौन ट्रेनिंग देंगे। तो आपने इतने साल अपने आर्मी को दिए हैं, अभी भी आप यू आर सर्विंग दी स्टूडेंट्स जो अपकमिंग जनरेशन है। तो एक व्यक्तिगत इतने साल के करियर में अपने क्या पर्सनल एडवाइस जो आपने सीखी है स्पेशली इस चीज़ आर्मी से, जो आप स्टूडेंट्स को ज़रूर बताना चाहेंगे, एक मैसेज? देखिए, इससे पहले मैं एक बार और बता दूं जो शायद रह रही है, वो ये कि हम कोर्सेज कौन कौन से चलाने वाले हैं। हाँ जी, है ना। हम लोग जवानों के लिए भी कोर्स चलाएंगे, अग्निवीरों के लिए भी कोर्स चला रहे हैं, आर्मी, नेवी, एफओ सारे। उसके अलावा ऑफिसर्स के लिए इनकी जितनी भी एंट्री होती है, जैसे ND एंट्री होती है जो 12th के बाद होती है, आर्मी, नेवी, एफओस के लिए होती है। उसका CDS होता है जो आर्मी के और नेवी के लिए होता है, वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। ऐसी FCAT होता है जो एयरफोर्स के लिए होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है। उसके बाद जो NCC वाले लोग जाना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ SSB होती है। और आर्म फोर्सेस में अफसर बनने के लिए आपको SSB क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बिना SSB क्वालिफाई किए सारे रिटन एग्ज़ाम पास करने के बावजूद भी आप कमीशन ऑफिसर नहीं बन सकते। तो SSB का हमारे पास में यहाँ पर रहेगा। और एडवाइस तो मेरी लोगों को ये है कि देखिए, आजकल जो है मतलब पूरा वर्ल्ड ही, विश्व ही जो है, भारत क्यों सारे विश्व में समस्याएं बहुत हैं, बिजनेस नीचे जा रहा है, जॉब मिल नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब बहुत कम हो गए हैं। ऐसे में आर्म फोर्सेज ऐसी हैं जिनकी जॉब कभी कम नहीं होते, है ना। 14 लाख हमारे पास में आर्म फोर्सेज हैं, नेवी, एयरफोर्स और हैं हमारे पास। और इन सब का क्या होता है कि हर साल 1 लाख 1.5 लाख लोग रिटायर होते हैं, तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है आज भी। और उसके बाद कोविड काल में हमने मतलब इंडक्शन नहीं किया, तो उसकी भी कमी है। तो आज 3-4 लाख 5 लाख हमारे पास में जवान कम है, करीब 70-80 हज़ार ऑफिसर कम है। तो एक तो जगह है जहाँ पर कि अगर आप मेहनत करें तो जहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। दूसरी बात, ये ऐसा गवर्नमेंट जॉब है जो पहले ज़माने में कम पे होती थी, कुछ होता था। जब मैं खुद गया था तो मतलब 750 रुपये में एज ए लेफ्टिनेंट मिलता था। आज हमारे लेफ्टिनेंट को 90,000 रुपये प्लस पर्क्स मिलते हैं, जो शायद सबसे ज़्यादा होंगे। सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। एडवेंचर का आर्म फोर्सेस में इतना ज़्यादा यूज़ है कि एक कोई जो युवा है वो बाहर सोच भी नहीं सकता। वहाँ बिना कुछ खर्च किए हुए आप चाहे एनी एडवेंचर, चाहे हॉर्स राइडिंग हो, चाहे माउंटेनियरिंग हो, चाहे आपका कुछ भी हो, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जहाँ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, एक बार अपने आप को आजमाइए, कोशिश करिए इन जगहों पे जाने की। और अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो यूनिफॉर्म की इज्जत होती है, पूरे विश्व में यूनिफॉर्म की इज्जत होती है। जब आप यूनिफॉर्म में सर्व करते हैं या करके जाते हैं तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसी रेस्पेक्ट वाली चीज़ लगी हुई है, एक बार कोशिश करिए। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। जैसे कि सर ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, द यूनिफॉर्म सेज इट ऑल। सुल्तानपुरी साहब ने बहुत खूब लिखा है और कहा है कि मैं अकेला चला था जानिब मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां ऐसे ही बनता गया। सर की मदद से आज बहुत अच्छा कारवां और अच्छा सिलसिला बना। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे यहाँ बुलाकर आपने जो इंटरव्यू लिया। थैंक यू सर। आप थे अंकिता के साथ। चलो अच्छा सुनते हैं।